शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। मीना और उसके दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में कुछ बहुत अद्भुत देखा। उन्होंने देखा कि चींटियों की एक लंबी सेना चलकर जा रही थी। सब लोग नीचे झुककर चींटियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। बहुत सी चींटियां चावल और बाजरे के कुछ दाने लेकर जा रही थीं। अरे अरे, ये चावल का दाना उठाकर ले जा रही हैं। चींटियां भी क्या चावल का दाना खाती हैं? और क्या मीना, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। अरे वाह, इतनी छोटी सी चींटी कैसे खाना खाती होगी? मुझे जानना है। चलो अभी देख लेते हैं। इब्राहिम ने तुरंत अपने बस्ते से लेंस निकाला और सभी मिलकर चींटियों का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा चींटियां एक जगह रुक गईं। लेंस की मदद से वे चींटियों को बहुत करीब से देख पाए और उनको खाना खाते देख बहुत उत्साहित हो गए। उनमें से एक चींटी चावल का दाना कुतर रही थी, तो दूसरी एक कीड़े को। चींटियों को खाना खाते देखना कितना अद्भुत था। कल जाकर सभी दोस्तों को बताएंगे। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी चींटी इतना सब खा लेती है। इतने में मैडम कक्षा में आई और सारी बातें सुनी। वाह बच्चों, तुम सबने तो बहुत अच्छे से अवलोकन किया। मैडम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछो। मेरी गाय तो सिर्फ चारा खाती है, वह चींटी की तरह कीड़े क्यों नहीं खाती? इसका जवाब हम एक खेल से ढूंढेंगे। क्या सब तैयार हैं? जी हाँ मैडम। सभी बच्चे कक्षा के बीच एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं सभी बच्चों को एक पर्ची दूंगी। हर पर्ची में एक भोजन का नाम है, जैसे दाल, आलू, चिकन करी, बिरयानी, सेवइयां, पनीर भुर्जी इत्यादि। हर एक बच्चे को एक पर्ची दी गई जिसमें किसी एक प्रकार के भोजन का नाम लिखा था। अगर उस भोजन की सामग्री पौधे से मिलने वाले संघटक हैं, तो आप सब दाईं तरफ निकल आएं। अगर उस भोजन के संघटक जंतुओं से मिलने वाले हैं, जैसे अंडा, दूध इत्यादि, आप सब अपनी बाईं तरफ निकल आएं। और अगर कोई भोजन को बनाने में पौधों और जंतु दोनों स्रोत से जुड़ी सामग्री है, तो आप बीच में ही रहें। 1, 2, 3। मैडम के 3 बोलते ही कक्षा में कुछ बच्चे दाईं तरफ कूद गए, कुछ बच्चे बाईं तरफ और कुछ अपनी ही जगह कूदे। सभी बच्चों को कूदने में बहुत मजा आया। सोहन, इब्राहिम व कुछ और बच्चे थे दाईं तरफ, मोहन और अमीना बाईं तरफ और मीना एवं कुछ साथी बीच में खड़े थे। इस प्रकार कक्षा में 3 समूह बन गए। पहले समूह में सबके पास ऐसे भोजन की पर्ची थी जिसका स्रोत पौधे होते हैं। दूसरे समूह में वो बच्चे थे जिनके पास पौधे और जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। और तीसरे समूह में केवल जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। जैसे सोहन को दाल, इब्राहिम को मिला आलू का नाम, मोहन को चिकन करी, मीना को पनीर भुर्जी का नाम मिला और अमीना को उबला अंडा। तो हमारा भोजन 2 प्रकार के स्रोत से मिलता है। हर जीव जंतु के लिए खाना जरूरी है तथा यह जीव जंतु अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, उनको शाकाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं।
और जो जीव दोनों यानी पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मतलब मेरी गाय शाकाहारी है और वो चींटी सर्वाहारी? बिल्कुल सही समझा मीना। मैडम, हमें दूध, घी और मक्खन भी तो जंतुओं से मिलता है, तो क्या यह सब खाने वाले लोग भी मांसाहारी होते हैं? ये तुम खुद पता करो और हम सबको बताना। आज मैं घर जाकर सबको बताऊंगा कि मैंने खाने के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा और जाना कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। सबसे पूछताछ करूंगा कि कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी और कौन सर्वाहारी है। क्या अपने पालतू कुत्ते से भी पूछताछ करोगे? पादपों का संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं पौधमल हूँ। अरे, मेरा नाम सुनकर आप सब हंसने क्यों लग गए हैं? मेरा नाम ही कुछ ऐसा है, सभी हंसने लगते हैं। अगर आप नजर घुमाकर अपने आसपास देखेंगे तो लगभग हर जगह मेरे जैसे, मुझसे छोटे या मुझसे बड़े दिखने वाले मेरे बहुत से मित्र दिखेंगे। मुझे पता है कि लोगों के मन में हमें लेकर कई भ्रांतियां हैं, खासकर बच्चों के मन में। जैसे हम सजीवों की श्रेणी में आते हैं या निर्जीवों की। अगर हम जीवित हैं तो हम बढ़ते कैसे हैं, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं इत्यादि। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के पात्रों द्वारा दूंगा। चलिए आपको नीलू और मीनू के घर लेकर चलता हूँ। वो स्कूल से घर पहुँच गई हैं और आंगन में खेल रही हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. पादपों में पोषण, 2. पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? इस पेड़ के बारे में। कितना हरा हरा है ये पेड़, इसकी छांव में कितनी ठंडक मिलती है, कितनी ताजी हवा देता है। हाँ दीदी, वह तो है, इसकी पत्तियाँ भी कितनी हरी हैं। सही कहा नीलू। दीदी, माँ से पूछते हैं कि उन्होंने और पिताजी ने इतना बड़ा पेड़ आंगन में लगाया कैसे होगा। हाँ, चलो चलते हैं। माँ, एक बात बताओ, यह जो हमारे आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड़ है, वह आपने और पिताजी ने कैसे लगाया था? अरे, इसे तुम्हारे दादाजी ने बहुत साल पहले लगाया था, तब ये एक छोटा सा पौधा रहा होगा। सच माँ? बच्चों, पादप हमारी ही तरह बढ़ते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि जो छोटे पौधे होते हैं वो छोटे ही रहते हैं और जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमेशा से वैसे ही हैं? छोटे पौधे ही धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। पादप भी सजीव होते हैं। क्या सोच रही हो नीलू? दीदी, क्यों ना हम भी एक छोटा सा पौधा लगाएं? शायद फिर हम समझ सकें कि ऐसी कौन सी क्रियाएं पादपों में होती हैं जो उन्हें सजीव बनाती हैं। सही कह रही हो, ऐसा करते हैं, हम दोनों पौधे लगाते हैं। हाँ दीदी, एक मेरा और एक आपका। कल स्कूल से आते वक्त हम स्कूल के माली काका से 2 छोटे छोटे पौधे लेते आएंगे। अरे वाह, दोनों बहनें कितनी खुश हैं। आज दोनों को अपना अपना पौधा जो मिला है। चलो देखते हैं कि कैसे ये इसकी देखभाल करती हैं। मैं पौधे को खिड़की पर रख देती हूँ। मैं अपने पौधे को यहाँ कमरे में संभाल कर रख देती हूँ। अरे नीलू, देखो, ये नीम के पेड़ की पत्तियाँ कैसे भूरे रंग की हो गई है और पेड़ से टूटकर गिर गई है। हाँ दीदी, यह ऐसा क्यों है कि जो पत्तियाँ पेड़ पर हैं वो हरी हैं और जो टूट के गिर गई हैं वे भूरी और सूख गई हैं। ये पादपों की दुनिया भी निराली है। दोस्तों, क्या लगता है आप सबको
कि दोनों यह पहेली कैसे सुलझाएंगी। अरे नीलू, वो देखो, माँ आंगन में लगे पेड़ों को पानी दे रही है। पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। चलो हम भी अपने पौधों को पानी देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेरे मित्रों को जिंदा रहने के लिए केवल पानी की आवश्यकता है? चलिए देखते हैं 4 दिन बाद क्या हुआ है। अरे ये क्या हुआ? कल तक तो मेरा पौधा ठीक था, आज कैसे पीला पड़ गया है? अरे मेरे पौधे में तो कुछ छोटी नई पत्तियां दिख रही हैं। मेरे पौधे के साथ ऐसा क्या हुआ दीदी, जो ये पीला सा पड़ गया? सोचने दो जरा। नीलू, तुम्हारे पौधे में इतना सारा पानी भी है। दीदी, आपने ही तो बोला था इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। नीलू, मैंने ये कहा था कि पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पौधे को पानी ही देते रहें। माँ भी आंगन में लगे पौधों को 2-3 दिन में ही पानी देती है। मैंने तो पौधे को रोज पानी दिया है। मुझे लगता है कि पौधे के पीले पड़ने का एक ये कारण भी हो सकता है। दीदी, जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। शायद वैसे ही मेरे पौधे के साथ भी हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। नीलू, तुमने अपने पौधे को कहाँ रखा था? मैंने अपना पौधा कमरे में रखा था। कमरे में तो सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं। दीदी, क्या सूरज की रोशनी पौधों के लिए आवश्यक होती है? हाँ, तुम देखो, जिस तरफ से सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ रही है, उसी तरफ ये ज्यादा झुका है और इसे ताजी हवा भी मिल रही है। इसका मतलब है पौधों को पानी, सूरज की रोशनी और ताजी हवा की आवश्यकता होती है। तभी हमारे आंगन में लगे पौधे इतने सुंदर और तंदुरुस्त दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा नीलू। हवा से याद आया, मैंने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि हम मनुष्य ऑक्सीजन नामक गैस सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। दीदी, याद है उस दिन तुम कह रही थी कि हमारा नीम का पेड़ कितनी ताजी हवा देता है? हाँ दीदी, हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो मतलब पेड़ भी ऐसे ही करते होंगे। हाँ, पौधों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि जानवरों के विपरीत पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो उनके लिए आवश्यक होती है। अब समझ आया माँ ने आंगन में इतने पेड़ पौधे क्यों लगाए हैं? बिल्कुल दीदी, पादपों के बारे में सब कुछ समझ आ रहा है। इन पत्तियों को देखो तो लगता है इन पर हरा रंग किया गया है। आज ही मास्टर जी ने बताया था कि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, तभी ये पत्तियाँ हरी दिखती हैं। चलो, कुछ तो मास्टर जी से पता लगा। सही कहा तुमने। दीदी, याद है आपको जब हमने माली काका से पौधे लिए थे तो उन्होंने गमले में मिट्टी के अंदर उसकी जड़ों को दबाया था? हाँ, याद है। इसी वजह से तो पौधा सीधा खड़ा रह पाता है। हाँ दीदी, तभी से मेरे मन में जड़ों से जुड़ी जानकारी जानने की उत्सुकता थी। इसलिए आज मैंने मास्टर जी से जड़ों के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि जड़ें मिट्टी से पानी
और पोषक तत्व सोखकर पौधे तक पहुंचाती हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। ऐसे ही इन पत्तियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना तो जान लिया पौधों के बारे में। इन पत्तियों का रहस्य भी सुलझा लेंगे दीदी। नीलू, मेरी विज्ञान की पुस्तक में पादपों पर एक अध्याय है। आजकल मास्टर जी उसी पाठ से जुड़ी जानकारी देते हैं। उस पाठ में पत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ठहर, मैं अभी अपनी किताब लेकर आती हूँ। जी दीदी, जल्दी से लेकर आओ और इस पहेली को सुलझाओ। नीलू सुनो, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। उस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाने का संश्लेषण यानी सिंथेसाइज करने के लिए होता है। इसीलिए पादपों द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दीदी, जरा सोचो, इतने दिन से पादपों का निरीक्षण करते करते हमने इनके बारे में इतना कुछ जान लिया। ऐसा लग रहा है हम तो वैज्ञानिक हो गए। अब इस बात से ये पता चलता है कि पादप अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों को खाना बनाने के लिए पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इसीलिए अब तुम अपने पौधे को कमरे में मत रखना। दीदी, अब मैं अपने पौधे का बहुत ध्यान रखूंगी। चलिए, दोनों बहनों ने हम पादपों के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सभी पादप स्वपोषी होते हैं? सोचते रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। पादपों का संसार भाग 2। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2 अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी। थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था। क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे। पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है। यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी।
पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है। क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो। स्कूल की घंटी बज गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई। लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले। दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर, कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो, इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाली मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को पचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है। तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो, दीदी याद है, ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार अचार पर भी देखा था। माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया।
हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में 2 प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषम पोषी प्रणाली और मृत जीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ, अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान है। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन-कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो?
सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, चलो तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, यहां सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं, ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये 2 गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है। देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखो, यहाँ केंचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया, हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केंचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा, 1.
खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण। 1. मिट्टी तैयार करना। 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने सीखा फसलों के प्रकार, राबी, खरीफ, कृषि के चरण, मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजारों के बारे में। दोस्तों, ये देखो, मैंने भी एक नन्हा पौधा उगाया है ना अच्छा? लेकिन ये चाचा जी के लगाए पौधे जैसा हरा भरा और बड़ा नहीं है। हाँ, ये तो है। मैंने तो मिट्टी को पोला भी किया था, उसमें पानी भी डाला था, फिर भी पता नहीं क्यों। तुम्हारे पौधे को खाद की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। भाई देखो, ऐसा है कि खाद बनाने के लिए हम इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, सब्जी, फलों के छिलके और सूखी पत्तियां डालेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। और क्या डालना है इसमें? केचुए, और वही तो इसे खाद बनाएंगे। ओह, अच्छा, तो यही होती है केचुए वाली खाद, जिसके बारे में मैंने अपनी कक्षा 6ठी में पढ़ा था। अरे, ये क्या है ये? केचुआ खाद, उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक जैविक खाद। अच्छा, तो इसे जैविक खाद भी कहते हैं। ये भी तो एक तरह की खाद है। इस पर भी कुछ लिखा है, यूरिया, उर्वरक। मतलब ये रासायनिक खाद है। ये फैक्ट्री में केमिकल से बनाते हैं। केमिकल तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आजकल सब्जियों में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जैविक खाद का ही क्यों नहीं? तुम खुद पौधों में इन्हें डालकर पता क्यों नहीं लगाती कि इनमें क्या अंतर है? हम इन 3 गिलासों में बीज बोएंगे। गिलास 1 में खाद, गिलास 2 में उर्वरक, गिलास 3 में दोनों डालेंगे। अब 10-12 दिन बाद अंतर देखते हैं। 12 दिन बाद, ये देखो भैया, खाद और उर्वरक वाले में सबसे अच्छा पौधा उगा है और केवल खाद से कम उपज हुई है। अब मैं समझी कि किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, ये कोई नहीं सोचता। इसीलिए तो केचुआ खाद वाली खेती यानी जैविक खेती ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उर्वरक कुछ समय के लिए फसल का उत्पादन बढ़ा देता है, पर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जमीन बंजर हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिससे मिट्टी के जैविक पदार्थ और जीवाणु खराब होते हैं, जबकि जैविक खाद से उपजाऊपन बढ़ता है। सानिया, खाद देने के बाद कौन सा चरण होता है? वही जो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, पानी देना। देखो, यहाँ सभी पानी देने यानी सिंचाई के लिए ये तरीके अपनाते हैं।
क्या आप अपनी विज्ञान पुस्तक में से देखकर इन तरीकों के नाम पहचानने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है इनके? सानिया, ये किसान मुंह नाक ढककर क्या छिड़क रहे हैं? जरूर कुछ हानिकारक ही होगा। भैया, मैंने पढ़ा है कि खेतों में कुछ बेकार पौधों और कीटों को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़कते हैं। एक बार टीवी पर भी देखा था कि इस केमिकल से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। ये केमिकल इन सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता होगा। कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से न केवल साग सब्जियां केमिकल युक्त हो रही हैं, जबकि कीटनाशक का फसल पर छिड़काव करने वालों के लिए यह भी हानिकारक है। इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है खरपतवार केवल हाथों से उखाड़ देना ज्यादा बेहतर उपाय है, ताकि केमिकल का प्रभाव फसल पर ना पड़े। इस फसल के पकने के बाद इसकी कटाई आप कब करोगे? कटाई तुम अपनी दीपावली की छुट्टियों में आकर देख सकती हो। भैया, कटाई होने में अभी समय है, लेकिन हम कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीन तो देख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है दरांती। इससे फसल को हाथ से काटते हैं। लेकिन इससे तो बहुत समय लगता होगा। मशीन से यह काम जल्दी हो सकता है। क्या आप इस मशीन का नाम बता सकते हैं? सानिया, अब हम कटाई के बाद वाले और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हाँ भैया, अंतिम चरण, जिससे हमने ये सफर शुरू किया था, यानी भंडारण। तो दोस्तों, मेरे इस सफर में हमने जाना फसल के लिए खाद और उर्वरक का महत्व और हानिकारक प्रभाव, सिंचाई के तरीके जैसे मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, खरपतवार से सुरक्षा के तरीके, इसके नुकसान, कटाई के औजार, दरांती, हार्वेस्टर, अनाज के भंडारण की आवश्यकता। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।